बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। जी हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे भी कमाल के होते हैं। बहुत सारे टैलेंट्स छुपे हुए होते हैं इनमें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवानी और मनीषा आपका आज के शो में बहुत बहुत स्वागत करती है। बात चल रही है बच्चों की, तो दोस्तों आज हमारे साथ कनेक्ट हुई है केरला से मनिया, जो कि है छोटी सी लेकिन गाती बड़ी गजब का है। आइए मनिया से कुछ बात करते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज में एक प्यारा सा गाना। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलियाँ पहना दूँ। कुहू कुहू गाती कोयलियाँ को फूलों का गहना दूँ। किधर अपना बनाने को पंच करे देखो, तिनके जमारे तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। जर जलते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवान रे, आधा जवान रे।
गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवान रे। हेलो मनिया, कैसे हो आप? अच्छी हो? मनिया, आपको सिंगिंग किसने सिखाई? सुबलक्ष्मी। अच्छा, और कैसे गाने आपको पसंद है? बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है आपको? हाँ। ओके, कोई गाना सुना दो मुझे। लग जा गले के फिर ये हंसी रातों ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। क्या बात है, वेरी गुड मनिया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 ओके, क्लास 3 में पढ़ते हो। मनिया, हमको इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए आपका थैंक यू। थैंक यू। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय नंद भारद्वाज जी, फॉर्मर डायरेक्टर दूरदर्शन जयपुर। आप राजस्थानी और हिंदी साहित्यकार के साथ साथ मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जी सर, धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि मीडिया के क्षेत्र में आपका बहुत योगदान है। जयपुर दूरदर्शन में आप लंबे समय तक कार्यरत रहे। सर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और इस यात्रा के दौरान आपने क्या क्या कार्य करे, इसके बारे में कुछ बताएं। मीडिया में मैं वैसे तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, यानी ऑलमोस्ट मैंने एमए किया जयपुर से राजस्थान यूनिवर्सिटी से। इट वाज 1971 जी। तो तभी मैं आकाशवाणी से जुड़ गया था। उस वक्त ये नया नया कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक युववाणी। तो युववाणी में एज कंपेयर एज पार्टिसिपेंट मैंने प्रोग्राम्स में भाग लेना शुरू किया जी। फिर मेरा बैकग्राउंड मतलब रूरल का है, यानी राजस्थान के डेजर्ट से मैं आता हूँ, पश्चिमी राजस्थान से। जी। तो जो ही ये पता लगा कि ये जब वहाँ के हैं, तो ने एक प्रोग्राम वहाँ से चलता था, सीमा डेरी गूंज। तो उस वक्त मतलब राजस्थानी में उस तरह के थोड़े मतलब समझ के बोलने वाले थोड़े सीमित लोग थे, तो उसमें मुझे इन्वॉल्व कर दिया एज कंपेयर। तो उसमें 14 दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे और उसमें मुझे मतलब उन्हीं के साथ रह करके काम करना होता था। उसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता था और काम करता था। तो इस तरह से मेरा जुड़ा हुआ, हालांकि अखबारों में, पत्रिकाओं में मैं बराबर लिखता रहता था, छपता रहता था, तब राष्ट्रदूत, राजस्थान पत्रिका वगैरह, इन सब में एज जर्नलिस्ट भी मैंने काम किया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो ये मेरी शुरुआत थी। और ये तब तक कोई मतलब रेगुलर सर्विस में जाने का तब तक कोई इरादा नहीं था मेरी, तो बल्कि इच्छा एक शिक्षक बनने की थी, क्योंकि मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक ठाक था, मेरा फर्स्ट क्लास था। तो मैं सोचा था लेक्चरर हो जाऊंगा, पीएचडी में कर रहा था जी। लेकिन इसी बीच में यूपीएससी से एक बार फॉर्म भर दिया, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का। हाँ। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया
जी। मैं गया तो बिल्कुल कोई तैयारी मैंने की नहीं थी, लेकिन लिटरेचर में मैंने काफी काम किया था। मतलब मेरी किताब आ चुकी थी, एक पोइट्री कलेक्शन, और एक पत्रिका का संपादन करता था जो पहले बम्बई से निकलती थी, और फिर मैं उसका राजस्थानी की एक लिटरेरी मैगजीन थी, और एक जोधपुर से दिल्ली पेपर निकलता है जलते दूध, उसका भी मैं उप संपादक रहा 1 साल तक। तो ये बैकग्राउंड जो था वो थोड़ा उस यूपीएससी के इंटरव्यू में थोड़ा वेटेज उसका मिल गया। तो मेरा ऑलमोस्ट, मुझे ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी। तो वो हो गया, एंड आई जॉइंड इन 1975 में आकाशवाणी में एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया मैंने। करीब 17 साल में आकाशवाणी में रहा, जोधपुर में रहा, उदयपुर में रहा, बीकानेर रहा, फिर मथुरा रहा। फिर मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा प्रमोशन हो गया तो फिर मैं जब उदयपुर, पहले मथुरा था, मथुरा से उदयपुर आ गया। यहाँ काम करते पर 93 में मेरा सिलेक्शन हो गया दूरदर्शन में। एक ऑप्शन दिए थे हम ऑफिसर्स को, जो क्लास 1 ऑफिसर्स थे, कि कौन दोनों में से कौन से मीडियम में जाएगा। तो आकाशवाणी में लगभग काम कर चुका था 17 साल, और वहाँ जितनी मुझे संभावना है अपने काम करने की स्थिति, वो मैं एग्जॉस्ट कर चुका था। सारे नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह में भी रहा, दिल्ली केंद्र पर असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, तो वो जानिए संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस, इन सब की कवरेज की जिम्मेदारी मेरे पास रहती थी। तो वो थोड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और सीखने को बहुत मिला। जी सर। और ये जो 25-26 जनवरी का और 15 अगस्त के जो बड़े फंक्शन होते हैं, इनकी कवरेज का जिम्मा भी मेरे जिम्मे रहता था। तो वो उन सारी चीजों को बिल्कुल फर्स्ट हैंड देखने का मौका मिला। तो उसने मेरी थोड़ी जो तैयारी थी और अनुभव था उसको ठीक ठाक कर दिया मीडिया में। और उसके बाद में फिर 93 में मेरा एज एक सिलेक्शन हो गया था, प्रमोशन हो गया था स्टेशन डायरेक्टर के रूप में। वहां से फिर मैं दूरदर्शन में शिफ्ट हो गया, और मैंने ऑप्ट कर लिया था जयपुर, तो वो मिल गया मुझे। तो मैं यहाँ करीब 5 साल डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम किया भी है। उस दौरान खूब मैंने राजस्थान के सारे, एक तो राजस्थान को मैं जानता हूँ, यहाँ की भाषा को जानता हूँ, यहाँ की लाइफ कल्चर से मेरा सीधा संबंध है। तो बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अपने इनिशिएटिव पर प्लान किए और उनको सीरीज में चलाए, तो वो लोगों ने पसंद भी किए। जी सर। और अपने मीडियम में भी उसका वेटेज मिला मुझे। ये थी मेरे मीडिया में सक्रिय रहने की शुरुआत। जी सर। सर, मुझे कभी कभी पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम किसी की यात्रा को सुनते हैं ना, तो उससे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि एक यात्रा, एक जो जर्नी है इंसान की, वो सुनना बहुत जरूरी है। बड़ी इंस्पायर करती है वो, और सचमुच इंस्पिरेशन मिलती है इससे। सर, हम जानना चाहेंगे कि लेखन में आपका रुझान कब से आया और आपकी पहली कृति कौन सी थी? मैं एक लेखक के रूप में, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं मीडिया में आने से भी पहले से सक्रिय था। यानी जब मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब से मेरी पोइट्री और इस तरह की चीजें छपने लग गई थी। जी सर। और उसी की वजह से मीडिया में भी वेटेज मिलता रहा। और डॉक्टर नामवर सिंह के अंडर में मैंने पीएचडी कर रहा था, तो मुक्ति बोध की रचना प्रक्रिया पर काम कर रहा था। तो मेरा जो एक बेसिक तैयारी थी लिटरेचर की, वो अपने हिंदी की भी और वर्ल्ड लिटरेचर की थोड़ी उसकी तैयारी मेरी ठीक थी। और क्रिएटिव फॉर्म में भी मैं पोइट्री में और फिक्शन में बराबर काम करता रहा। मेरी कहानियां भी छपती रही, मेरी कविताएं छपती रही। और फिर मुझे जब 72 से लेकर 75 तक रेडियो में ज्वाइन करने से पहले जिस पत्रिका का मैंने संपादन किया, वो राजस्थानी की अच्छी लिटरेरी मैगजीन थी। और उसके जो संपादक थे पहले, वो प्रोफेसर थे और राजस्थान के बड़े पोइट थे। तो उन्होंने एक तरह से मुझ पर दबाव डाल के कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। तो उसमें भी मुझे बहुत सीखने को मिला। बल्कि उसके दौरान में बहुत सारा जो एक दबाव में काम किया, उसकी किताबें बन गई। मेरी आलोचना की पहली किताब थी राजस्थानी में दौर और दायरो, वो 81 में छपी थी। और वो उसका काम ज्यादातर मैंने हरावल में पत्रिका थी, उसी में काम करते हुए वो टेक्स्ट तैयार हुआ। फिर उसी पीरियड में मेरा पोइट्री का कलेक्शन अंधार पक्ष 74 में छपा था। और 75 में उस पर उस वक्त की
जो एक बड़ी संस्था थी ग्रेजुएट एसोसिएशन बम्बई की, उन्होंने श्रेष्ठ कृति का अवार्ड दिया। क्या बात। तो उससे थोड़ा एक हौसला अफजाई हुई कि देखो मेरे काम को रिकॉग्निशन मिल रही है जी। फिर उसी प्रक्रिया में 82 में मेरा पहला कविता संग्रह छप गया था हिंदी में, झील पर हावी रात। ये प्रक्रिया की शुरुआत ही। फिर तो आप मतलब करीब 27-28 किताबें आ गई, बहुत सारे और भी काम मैंने कर लिए जी सर। सारी साहित्य की विधाओं में मैंने काम किया है मैंने कभी। तो मैं अकेला कोई पोइट्री में या केवल फिक्शन में ही नहीं, आलोचना में और मीडिया में था, तो जो ड्रामेटिक्स वगैरह है उसमें भी मेरी दिलचस्पी थी जी सर। मेरे देख रेख में बहुत सारे प्रोडक्शन तैयार हुए। तो ये मेरा लिटरेचर से इस तरह का रिश्ता शुरू से रहा। और कभी मैंने लिटरेचर को बचे हुए समय का काम नहीं माना। ऐसा नहीं है कि अब समय बच गया है तो मैं कुछ लिख लूं जी। दैट वाज माय मतलब एक जिसे कहते हैं ना वे ऑफ लिविंग, यही मेरे जीने का तरीका था। मैं इसे न तो कोई बहुत अतिरिक्त उसमें लेता हूँ और न उसको अंडरमाइन करता। बिल्कुल सर, आप इतने लंबे समय से क्षेत्र में हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स भी आपके पास से निकले हैं। मुझे लगता है कि जयपुर का शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहां पर हिंदी लिटरेचर या फिर जर्नलिज्म के कोर्सेज चल रहे होंगे जहां पर आप ना गए हो या आपका अनुसरण नहीं किया गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चे हैं सर जो आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं। तो हमारे पास मेल आया है एक बच्चे का, नाम है यशवंत। उन्होंने पूछा है कि लेखन की अब तक बहुत सारी किताबें वो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं है। अगर वो लिखें तो कैसे लिखें? आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन लिखना शुरू कैसे करें और उसे खत्म कहाँ पर करें? ओके। यशवंत, यही नाम बताया ना? यस सर। यशवंत, सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि लिखने के लिए अपने निजी अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। यानी आपने जो जिंदगी जी है जी, और जो कुछ सीखा जाना है वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, पहला एकदम आप ही का अनुभव है, वो अनुभव किसी और का नहीं हो सकता। तो लेखन के लिए केंद्रित तो उस पर करना चाहिए। अब उसके लिए फॉर्मेट या कहना चाहिए विधा क्या चुने। भाषा, मेरे ख्याल से सबसे अच्छी भाषा तो वही जो आपकी पहली भाषा है। हम मातृभाषा को भी पहली भाषा कह सकते हैं। जो आपने हिंदी में अगर आपकी माध्यम भाषा रही है तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी में अच्छी तैयारी है तो वो उसमें भी अपने को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आपको अपनी प्रथम भाषा जो आपकी है उसको चुनना चाहिए अपने एक्सप्रेशन के लिए, और अपने अनुभव पर केंद्रित करना चाहिए। अपन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या अनौपचारिक रूप से भी बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अपनी लाइफ का जो अनुभव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको चाहे आप फिक्शन के फॉर्म में लिखें, पोइट्री के फॉर्म में लिखें, या उसके बारे में वैचारिक कोई गद्य के रूप में भी अगर बात कहना चाहे, जैसे बहुत सारे हम सामयिक विषयों पर लेख भी लिखते हैं, वो भी एक तरह का लेखन है। तो उस पर अगर केंद्रित करके लिखेंगे तो लिखने का एक तो सार्थकता भी होगी कि आपने नया जोड़ा है, और लिखने की पहली अपेक्षा ये होती है कि वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं या और लोगों ने भी लिखा है। आपने उसमें क्या नया जोड़ा है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके अपने निष्कर्ष क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी भाषा को रोचक बनाना चाहिए, थोड़ी विट होना चाहिए उसमें। शब्दावली बोलचाल की हो तो ज्यादा अच्छा है। एकदम संस्कृत निष्ठ या ऐसी भाषा आप प्रयोग में लाएं जिसको पढ़ने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए जी। ये तरीका है बेहतर लिखने का। सर, दूसरा सवाल हमसे पूछ रही हैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की कृति, जो कि जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। ये पूछना चाहती है कि नए दौर की अपनी एक अलग भाषा शैली आ गई है। लोग हिंदी और इंग्लिश को मिला जुला कर लिख रहे हैं। इंग्लिश एक नई भाषा शैली डेवलप हो गई है। तो लिखें तो कैसा लिखें, किन एथिक्स के साथ लिखें, और बोलें तो कैसा बोलें? भाषा के बारे में थोड़ी सी तो सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए। यार मैं यही जो पहले भी बता रहा था कि बोलचाल की भाषा हो, यानी जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन व्यवहार में काम में लेते हो। लेकिन वो शब्द जो
आप आसानी से अपनी जो आपकी भाषा है उसमें उपलब्ध हैं और वो प्रचलित भी हैं। तो उसके लिए अंग्रेजी का या किसी और भाषा का शब्द लाएंगे तो उसमें मिसफिट रहेगा। बिल्कुल। तो मतलब वो उसमें अलग से ध्यान आकर्षित करेगा। तो थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। और बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के अब तो हमारी जीवनी व्यवहार में घुस गए हैं। अब मान लो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ उसकी अपनी शब्दावली आई है। आप माउस को चूहा तो नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है ना। हाँ। तो इस तरह से जो शब्दावली आई है उसको तो यथावत दे लीजिए। कि स्क्रीन है तो स्क्रीन कहिए, उसको पटल कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो शब्दावली है या जो आइकन्स हैं, जो भी उसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको बेशक काम में ले, लेकिन रोजमर्रा के व्यवहार में अब खेल के मैदान में जाते हैं तो अगर आप सारी शब्दावली खेल की अंग्रेजी की यूज करके खाली बीच में थोड़े बहुत प्रीपोजिशन हिंदी के लगा देंगे तो उससे थोड़ी अटपटी भाषा हो जाएगी। लेखन के लिए तो कम से कम वो उपयुक्त नहीं है। बोलचाल में भले ही आप रखें, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन क्या हुई है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बच्चे क्या है, शुरू से एक तो अंग्रेजी का इतना ज्यादा दबाव रहता है कि हर माँ बाप समझता है जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ेगी वो जीवन में सफल नहीं होगा। एक गलतफहमी पैदा हो गई है। अभी नई शिक्षा नीति में इस बात को थोड़ा समझ करके और कह रहे हैं कि नहीं, मतलब जो पहली मातृभाषा होती है वही बच्चे की अपनी भाषा होती है। मतलब बच्चा जब स्कूल में आता है तो सबसे पहले वो भाषा के स्तर पर लड़ता है। पहले उससे उसकी माँ की जुबान छुड़वाई जाती है तो ये मत बोल। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा अपन कोई भी ज्ञान के लिए कोई एक भाषा नहीं होती। ज्ञान आपकी अपनी मातृभाषा में भी आ सकता है। बहुत सारे लोग तकनीकी मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी उसको अगर समझते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग वो उनकी अपनी भाषा में ही होती है। वो अंदर ही अंदर अपनी भाषा में चीजों को ढाल करके समझ रहे होते। यहाँ तक कि उसके जैसे ये व्हीकल्स होते हैं उसके जुगाड़ बना लेते हैं, वो उनके अपने नाम कर लेते हैं। आप अंग्रेजी में भले उसके मोटर बाइक कह रहे हो, लेकिन हमारे क्षेत्रों में गाँवों में तो किस पे बैठ के आया था, फटफटिए पर बैठ के आया था। जी सर। तो ये जो शब्दावली गाँवों के अंदर या उनके अपने जीवन व्यवहार में चली गई, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन जो किसी ने पूछा, शब्दावली के साथ में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए लिखते वक्त। वो मुख्य भाषा जो आपका मीडियम, अगर या तो फिर अंग्रेजी में ही लिख लें या फिर हिंदी में लिख रहे हैं तो उसका पूरा जो नेचर है, प्रकृति है, वो हिंदी की होनी चाहिए। बीच में एक आध बार अंग्रेजी प्रचलित शब्द आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा कवि कौन है और उनकी कोई रचना अगर आप हमें सुनाना चाहें। मेरे पसंदीदा कवियों में तो बहुत लोग हैं, इसलिए मैं कोई एक तो क्या बताऊं, लेकिन मेरे जैसे कवि मुक्तिबोध है जिन पर मैंने काम भी किया, और मुक्तिबोध की बहुत सारी कविताएं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स पोइट है मुक्तिबोध, एकदम सीधे सीधे समझ में आने वाला कवि भी नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उनकी कुछ कविताएं मुझे मतलब उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी लगती हैं। और एक कविता जो उनकी बहुत लोग पसंद भी करते हैं, वो है ब्रह्म राक्षस जी। तो या जैसे वो लंबी कविता में छोटी कविता अगर चूज करूं तो एक उनकी कविता है भूल और गलती जी। तो इस कविता को मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल, आमंत्रित है। भूल और गलती आज बैठी है ज़िरे बख्तर पहन कर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों और मेहराबों थमे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी एक और ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वो कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता,
खामोश, सब खामोश। मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बजूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हक इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, और सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी ज़िर बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब तक सिर्फ सन्नाटा। इसको छोटी करता हूँ थोड़ी। लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ आ पहुंचा, अंधेरी घाटियों के घूर टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, सच्चाई के सुनहले तेज अफ्सरों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये उनकी कविता है भूल और गलती। जी सर। ऐसी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं और उनकी शब्दावली थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी कॉम्प्लेक्स पोइट। जी सर। ये है सर, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में इस कविता को सुनकर। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामाजिक सरोकार में एक लेखक की क्या भूमिका रहती है? लेखक जिस समाज से आता है और जिस समाज से अपना ज्ञान और अपना सारा पोषण ग्रहण करता है जी। उसके प्रति एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है, जिसको अपन कहते हैं कि क्या हमने जीवन में केवल इस संसार में जो कुछ उपलब्ध है उसकी सुविधाओं का उपयोग किया या उसने अपने तरफ से कुछ जोड़ा। जोड़ने पर ही आपके मनुष्य होने की सार्थकता है। अगर आपने पढ़ा भी, इतना ज्ञान अर्जित किया, तो वापस आपने दिया क्या? हम जितना भी मनुष्य में, एक तो मनुष्य काम करता है अपनी जरूरत की पूरे करने के लिए, मेरी खाने की जितनी जरूरत है उतनी मैं उत्पादन करता हूँ, लेकिन उसकी क्षमता ज्यादा होती है, वो उससे ज्यादा कर सकता है। किसान है, केवल कि अनाज पैदा करता है तो केवल अपने लिए नहीं पैदा करता जी। हालांकि उसकी दूसरी जरूरतें भी पूरी होती है, लेकिन एक तरह से वो एक समाज की सेवा भी है, वो एक व्यापक सामाजिक सरोकार भी है उसका। तो इस अर्थ में जिस किसी भी भूमिका में मनुष्य है या जहाँ कहीं भी पैदा हुआ है, वहाँ वो अपनी शक्ति तो क्षमताएं बढ़ाए। ज्ञान की भी क्षमताएं बढ़ा सकती है, शारीरिक शक्ति क्षमता भी बढ़ा सकता है, और उसका उपयोग वापस समाज के व्यापक हित में उसका उपयोग करे। अपने श्रम से भी उत्पादन करता है, अपने ज्ञान से भी उत्पादन करता है। ज्ञान है, आप शिक्षक है, अच्छे शिक्षक है, तो आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, और केवल शिक्षा फॉर्मल उतनी ही नहीं देते, उसके बियॉन्ड अनौपचारिक रूप से भी बहुत सारी शिक्षा देते हैं। लेखक जो होता है वो उससे भी उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। भले ही वो मैं मीडिया में काम करता रहा हूँ, लेकिन वही मेरी भूमिका समाप्त नहीं होती थी। बिल्कुल। एक लेखक के रूप में, एक जागरूक मनुष्य के रूप में अपने समय में जो भी इस तरह की समस्याएं और इस पर मेरी समझ है, तो मैं उससे साझा करूंगा, बताऊंगा, अपने अनुभव को आप तक पहुंचाऊंगा, आपके अनुभव से सीखूंगा। जी सर। ये जो प्रक्रिया है, ये एक व्यापक सामाजिक सरोकार की प्रक्रिया है। और जिस लोग कहते हैं ना कि लेखन तो एक तरह से उसी का समाज का दर्पण है, साहित्य तो ऐसा नहीं। साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है, समाज को बदलने की, उसे और बेहतर बनाने की जो भूमिका है वो भी साहित्य के जिम्मेदार है। बिल्कुल। और हम वैल्यूज का महत्व बताते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, दया, ममता, मोह, ये सारे जो हमारे भाव हैं, इनका हम अर्थ समझाते हैं। मानवीय संवेदना क्या होती है, तो संवेदना को समझाते हैं। क्योंकि एक छोटी सी चींटी को भी अगर कष्ट हो रहा है तो हम उससे एकदम द्रवित हो जाते हैं। कोई घायल पक्षी देखते हैं तो हम एकदम उसके प्रति उसकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए तत्पर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये मानवीय भाव रहना चाहिए। हम पृथ्वी पर जितना प्राकृतिक संपदा है उसका उपभोग ही नहीं करते, उस प्राकृतिक संपदा को समृद्ध भी करते हैं। पेड़ का फल ही नहीं खाते, पेड़ लगाते भी, उसे बचाते भी। ये व्यापक सामाजिक सरोकार है
जो लेखक के होने चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपकी ये सारी बातें, इनका अगर निचोड़ निकाला जाए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमने प्रकृति से लिया है वो हमें उसे वापस भी देना है। और सर इसी बात को हमने सोचते हुए जो हमारा विश्वविद्यालय है, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, उसने पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी अपनी भूमिका निभाई है। हम लोग उन्नत भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमने यूनिवर्सिटी में वृद्धाश्रम भी खोला है। बंजर भूमि पर औषधीय जड़ी बूटियां लगाने का एक कार्यक्रम शुरू करा है। किसानों की बंजर भूमियों को हम लोग लीज पर ले रहे हैं। साथ ही जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं। जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा। सर हमारी पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इस काम के बारे में तो मैं आपको मतलब साधुवाद कहिए, सराहना ही दे सकता हूँ। लेकिन एक ये है कि केवल हम उनको कुछ उनके लिए करके छोड़ न दें, बल्कि उनको इन्वॉल्व करें जिनके लिए काम करते हैं। तो मैं अच्छा प्रशासक उसको नहीं मानता जो सारा काम खुद कर लेता है जी। अच्छा प्रशासक या अच्छा व्यक्ति वो है जो लोगों को जोड़ लेता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके काम करवा लेता है, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। बिल्कुल। कई बार अपन विद्यार्थियों कहते हैं कोई समस्या हल होती है तो अच्छा लाओ मैं हल कर देता हूँ। कोई घर में बच्चा भी आपका समस्या आपसे पूछता है तो हल कर देना कोई हल नहीं जी। उसके साथ लगिए और धीरे धीरे उसी को हल करने दीजिए। आप केवल उसमें हल्की सी मदद कीजिए, उसे जानकारी दीजिए, करने उसे दीजिए। जहाँ चूक कर रहा हो कोई बात नहीं, एक बार चूक करेगा तो दोबारा ठीक कर लेगा। लेकिन हमारी भूमिका सहायक की होनी चाहिए, हम आगे बढ़ के उसके हाथ से काम छीन नहीं। जी सर, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। सर आप इतने लंबे समय तक आकाशवाणी से जुड़े रहे, आपने इतने कार्यक्रम करे। सर हमारे शो के लिए, हमारे रेडियो के लिए आपका कोई सुझाव हो तो आमंत्रित है। मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूँ कि एक तो औरों को देख करके अपनी काम करने की शैली बदलने की जरूरत नहीं है। जी सर। रेडियो ने भी एक बार इस तरह की गलतियां की, जब बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन हुआ, व्यापारीकरण हुआ, तो अपनी मूल जो उसकी काम करने की जो पद्धति थी उसको कम महत्व दे करके और उनकी तरह काम करने लगा, वो चाहे रेडियो हो या दूरदर्शन हो जी। वो ठीक नहीं है। हम लोक प्रसारण के क्षेत्र में हैं, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में, आपका पहला जो फोकस है वो एजुकेशन पर है जी। तो उसको महत्व दें। बचे हुए समय में कुछ और वैरायटी प्रोग्राम भी बेशक कर लें। जैसे अपन मुख्य काम तो हमारा बच्चों को शिक्षित करना है, लेकिन उसमें दूसरी एक्टिविटीज भी डेवलप करवा सकते, लेकिन अपने मूल काम को नहीं छोड़। बिल्कुल सर। तो ये जो आपका मूल चरित्र है, मूल जो आपके सिद्धांत हैं या जिन उद्देश्यों के लिए आपने चैनल स्थापित किया है, उसको हमेशा फोकस में रखें, उसे ध्यान में रखें, उनसे दूर नहीं जाए, तभी वो काम कर पाए। सर कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए अलग से मैसेज क्या दें, उनके साथ जुड़ करके काम करते हैं, समाज का अभिन्न हिस्सा माने अपने को, उससे न तो भिन्न अपने को या अलग महत्वपूर्ण माने, और बड़ा तो समाज ही है, हम तो उसके एक हिस्सेदार हैं, उससे उसी से पोषण ग्रहण करते हैं और उसी को वापस पोषित करते हैं। तो ये जो हमारा जो अंतर संबंध है ये मजबूत बना रहना चाहिए, इससे जुड़ाव रहना। कई लोग धीरे धीरे कट ऑफ होकर के अपने में केंद्रित हो जाते हैं, ये नहीं होना। सबके साथ जुड़े रहें, आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक जुड़े। जी सर। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू सर। थैंक यू। फिलहाल घड़ी की सुइयां दे रही है मुझे इशारा कि मुझे अब आपको करना होगा टाटा बाय बाय। लेकिन दोस्तों कल फिर 5 बजे होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।